हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे किस असेंबली का हाथ है। तो बेसिकली हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कवर होगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्या डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेकर और किस किस टाइम पीरियड पे इस डिमांड को रेज़ किया गया था। सेकंड पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हम लोग देखेंगे कि कौन से मेंबर थे और कितने मेंबर को क्या वर्क दिया गया था। थर्ड है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने वर्क किया था, कैसे रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया था, क्या इनके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे और किस तरह से इसने सक्सेसफुली एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। फिर कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी मेजर और माइनर कमेटी थी। फिर हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कैसे इनेक्ट और इन्फोर्स हुआ था। और आखिरी पॉइंट जो है कि क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो सबसे पहले डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का है वो 1934 में एम.एन. रॉय ने रेस किया था। एम.एन. रॉय ने इसको देखते हुए रेस किया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया था वो इंडिया में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पहले जो बात चल रहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस करके हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर ले, अडॉप्ट कर ले। लेकिन फर्स्ट टाइम 1934 में एम.एन. रॉय ने ये आइडिया रेस किया था, बट ये आइडिया ज़्यादा दूर तक पहुंचा नहीं था उस टाइम पे। आफ्टर अ ईयर इन 1935 तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार इसको डिमांड किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड रखी थी जो एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सके। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आते ही ये फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल रिकग्निशन 1935 में ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मिला था। थर्ड पॉइंट है इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस declared that the constitution of a free India must be framed without any interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। तो जैसा हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि 1935 के एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसमें ब्रिटिशर्स ने एक फ्रेम करने की कोशिश की थी एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए। बट यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने क्लियरली ये अपना इंटेंशन शो कर दिया था कि वो खुद का एक अपना फ्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते जो किसी भी इंटरफेरेंस के बिना हो। और वो तभी हो पाएगा जब एक एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू होगा और जिसमें सारे इंडियन का कंसेंट होगा। और ये डिमांड को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अगस्त ऑफर में। फिर 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो फेमसली नोन एज अ क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, जो एक इंडिया और पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये फेल हो जाता है। इसके फेल होने का रीज़न हम लोग इस वीडियो में नहीं देखेंगे, वो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फाइनली कैबिनेट मिशन वाज सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्या क्या कंपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का टोटल स्ट्रेंथ था 389, जिसमें से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी, अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया था। और 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स की थी। प्रिंसली स्टेट्स जो हुआ करते थे जो जिन पे राजा का हक था, कोई राजा था वहाँ पे ब्रिटिशर्स का कब्जा नहीं था, बट वहाँ पे कोई राजा लोग रहते थे, तो इस कारण से उसको प्रिंसली स्टेट कहते हैं। और 93 सीट्स दी गई थी प्रिंसली स्टेट को। फिर सेकेंड पॉइंट है इच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वेयर अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन। तो जितना उनका पॉपुलेशन हुआ करता था उनको उतना सीट मिलता था, जितना प्रोपोर्शन है। अगर 1 सीट वाज अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, अगर किसी भी एक प्रिंसली स्टेट में 2 मिलियन पॉपुलेशन है तो वहाँ पे 2 सीट दी जाती थी। इसी तरह 3 है तो 3, तो इसी तरह प्रोपोर्शन बाय प्रोपोर्शन मिलता था हर एक प्रिंसली स्टेट को। फिर थर्ड पॉइंट है सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश प्रोविंस वेर डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। मुस्लिम, सिख्स और जनरल कैटेगरी में आज के टाइम जैसे हम लोग SC ST देखते हैं,
ये नहीं आते हैं। इसमें जनरल में वो लोग आते हैं जो मुस्लिम या सिख नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम और सिख हर कैटेगरी इसमें जनरल में आता है। फिर फोर्थ पॉइंट है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर टू बी elected by member of that community in provincial legislation and voting was to be by method of proportional representation and by means of single transferable vote। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख सकते हैं। हर कम्युनिटी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर टू बी elected by member of that community, तो जिस कम्युनिटी का मेंबर है उसी को वो इलेक्ट करेंगे इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेशन एंड वोटिंग वाज डन बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है कि एक वोट अगर ए बी सी डी 4 कैंडिडेट हैं और चारों को प्रेफरेंस बाय प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर कोई एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है, इसको ए को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस किसी एक ने दिया, टू बी को सेकेंड प्रेफरेंस, सी को थर्ड प्रेफरेंस, डी को फोर्थ प्रेफरेंस, तो इस तरह अगर जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आता है उसको फर्स्ट वोट मिलेगा और सबसे ज़्यादा जिनको प्रेफरेंस मिला है वो आ जाएंगे और फिर जो सबसे लास्ट में वो हट जाएंगे। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलते जाता है और ये ट्रांसफ़र होते जाता है वोट। जो इनका वोट होगा डी को, जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, वो आगे ट्रांसफ़र होगा। और जब हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में देखेंगे तो हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को अच्छे से करेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो हेड डिसाइड करेंगे जो कि उस प्रिंसली स्टेट के हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्या क्या उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया था। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कि उन्होंने इंडिया को एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर किया था और उनको कहा था कि दे कैन ड्रॉ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्यूचर गवर्नेंस। सेकेंड रेजोल्यूशन था कि टेरिटरीज दैट वांट टू जॉइन इंडिया सेल कॉन्स्टिट्यूट एन यूनियन। तो जो भी टेरिटरी इंडिया को ज्वाइन करना चाहती है वो एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूट करेगी। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन CA कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेल फंक्शन पॉजेज एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस यूनिट टुगेदर विथ रेसिडुअरी पावर एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेव एंड एक्सेप्ट पावर वेस्टेड इन यूनियन रिजल्टिंग देयर फ्रॉम। तो बाय दिस लाइन इसका यही मतलब है कि जो भी पावर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास वो हर एक पावर को पोजेस कर सकती है जब तक एक यूनियन फॉर्म नहीं होता है इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ही यूनियन को पावर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का पावर उन्हें दे दिया जाएगा और जब तक ये यूनियन फॉर्म नहीं हो रही है तब तक पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पोजेस करेगी। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलना है, कैसे फंक्शन होगा गवर्नमेंट का, क्या पावर होगा, तो ये सारे पावर एक्सरसाइज करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है कि गवर्नमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप है। हम लोग ये प्रीएम्बल में भी देख सकते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी हमने देखा कि रेजोल्यूशन लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि गवर्नमेंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम पीपल, डिराइव फ्रॉम पीपल। फिफ्थ पॉइंट है गारंटीड एंड सिक्योर्ड फंडामेंटल राइट एंड एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटी। तो पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने फंडामेंटल राइट को गारंटी किया कि हम लोग फंडामेंटल राइट ज़रूर फ्रेम करेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम में देखते आ रहे फंडामेंटल राइट्स तो होते थे लेकिन उसको सेफगार्ड के लिए कोई भी पावर नहीं दी गई थी। सेफगार्ड के लिए एनफ कोर्ट्स नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर नहीं था जो कि रिट्स को देख सके। और सेकेंड पॉइंट है कि एडिक्वेट सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का ये डिमांड था कि उन्हें भी राइट मिले जिसके थ्रू वो कंफर्म हो सके कि वो इंडिया में सही तरीके से रह सकते हैं। तो ये उनका डिमांड था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये कहा था कि माइनॉरिटी की राइट्स के लिए भी हम लोग एनफ सेफगार्ड्स निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। तो जितनी भी टेरिटरी होगी उसमें इंटीग्रिटी होगी और जो रिपब्लिक है उसका रिपब्लिक का हर सोवरेन राइट्स, चाहे वो लैंड, सी, एयर और होगा,
और वो अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन होगा। तो जो पूरा टेरिटरी है उसका पूरा सोवरेन राइट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास होगा। 7th पॉइंट है कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। दिस रेजोल्यूशन वाज unanimously adopted by assembly on January 22, 1947. It modified version form preamble of present constitution। तो आज हम लोग ये preamble में भी देख सकते हैं जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया था जनवरी 2, 1947 को। तो अदर फंक्शंस अब हम लोग देखेंगे। तो इसने सबसे पहले रेटिफाइड इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। फिर दूसरा था एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, 1950। और फिर इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था जनवरी 24, 1950 को। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी कमेटी थी। तो 2 तरह की कमेटी थी, मेजर कमिटीज़ और माइनर कमिटीज़। तो सबसे पहले हम लोग मेजर कमिटीज़ में देख लेते हैं कौन कौन से कमेटी हुआ करती थी। तो सबसे पहला यूनियन पावर कमेटी, दूसरा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तीसरा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, 4th है ड्राफ्टिंग कमेटी, 5th है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, 6th है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स, 8 स्टीयरिंग कमेटी। तो ये सारे मेजर कमिटीज़ के पार्ट हुआ करते थे। अब हम लोग देखते हैं माइनर कमिटीज़ में कौन कौन से कमिटी हुआ करते थे। तो सबसे पहले है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, सेकेंड है क्रेडेंशियल्स कमेटी, 3rd हाउस कमेटी, 4th ऑर्डर ऑफ बिजनेस, 5th एडहॉक ऑन नेशनल फ्लैग एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चीफ कमिश्नर्स, अदर एक्सपर्ट कमेटी ऑन अदर कमेटी में हुआ करते थे एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, अ स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस गैलरी, एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप। तो ये सारे माइनर कमिटीज़ हुआ करते थे। तो इनके फंक्शन डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बेसिक तरीके से बस जान सकते हैं कि ये सारे कमिटीज़ हुआ करते थे और इनके हेड कौन कौन से होते थे ये आप खुद इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 13 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ और 22 जैन 1947 तक चला और हमने देखा कि इसमें ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो ये फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1 मंथ 10 days 9 days चला था। सेकेंड फिर कमेटी स्टेज जिसमें कमेटी फॉर्म की गई और सेकेंड सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ। फिर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि प्रिपेयर किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो कि BN राव थे। उन्होंने अक्टूबर 1947 में एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। 4th पॉइंट है फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिपेयर हुआ वो 21 Feb 1948 को हुआ। तो ये 4 स्टेजेस हो गए। 5th स्टेज था कि पब्लिक सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक के पास सर्कुलेट हुआ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कि पब्लिक से ले लिया जाए कमेंट, सजेशन, इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं इसमें। 6th स्टेज था डिबेट्स ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे डिबेट हुआ, चर्चा हुई कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। 7th स्टेज रिवीजन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिवीजन किया गया कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। 8th स्टेज है सेकेंड रीडिंग ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 3rd रीडिंग हुई और 3rd रीडिंग में जो भी चेंजेस थे उसको करके फाइनली इनेक्ट और अडॉप्ट हो गया और जो कि हम लोग जानते हैं 26 जैन 1950 को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फॉर्म किया गया कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया। हमने इसे अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म था कि ये कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू इन्हें डिसाइड नहीं किया गया था कि कौन से मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट होंगे। फ्रेंचाइजी से डिसाइड नहीं किया गया था कि कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट होने वाले हैं। सेकेंड है कि ये कोई एक सोवरेन बॉडी नहीं थी, किसी के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं थी। यहाँ पे लोग नॉर्मल पीपल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पे क्रिएट किया गया था।
थर्ड पॉइंट है कि एक टाइम कंज्यूमिंग था, हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 2 years 11 month 18 days फॉर्म होने में लगा था। फोर्थ पॉइंट है कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे और कांग्रेस का एक बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था, तो इस कारण से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी कांग्रेस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। फिफ्थ पॉइंट, लॉयर और पॉलिटिशियन इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उन्होंने मिलके फॉर्म किया है एक कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो लॉयर्स के लिए एक पैराडाइस है ये कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सिर्फ लॉयर और पॉलिटिशियन है, कोई भी जनरल मेंबर नहीं है। सिक्स पॉइंट है कि इसमें बहुत सारे हिंदू लीडर हैं, डोमिनेशन है हिंदू का, माइनॉरिटी बहुत कम है, मुस्लिम्स बहुत कम है। तो ये 6 क्रिटिसिज्म थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर। तो क्रिटिसिज्म की बात को छोड़ते हुए हम लोग आगे देखते हैं ये स्टेटमेंट, फ्रीडम इज़ नेवर डियर एट एनी प्राइस, इट इज़ द ब्रेथ ऑफ लाइफ, व्हाट वुड अ मैन नॉट पे फॉर लिविंग। तो ये कोट जो है ये गांधी जी ने दिया है। तो आप इस पे सोच सकते हैं कि क्या ये जो डिसीज़न था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये सही था या नहीं था, और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि फ्रीडम का कोई भी मोल नहीं है, ये किसी भी प्राइस पे आ सकता है, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डिसीज़न लिया गया था उस टाइम के लिए सही था या नहीं था, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।